हेलो। हम आज स्टार्ट करने वाले हैं साइंस। तो साइंस की शुरुआत हम करते हैं बिल्कुल शुरुआत से, ठीक है। तो पहले हम बात करते हैं कि साइंस होती क्या चीज है। देखिए, ये जो साइंस है ना, ये एक ग्रीक वर्ड से आया है और वो ग्रीक वर्ड है साइंशिया। ठीक है, साइंस वर्ड जो आया है ये ग्रीक वर्ड से आया है जिसका नाम है साइंशिया। ठीक है, अगर हम साइंसिया को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो साइंशिया वर्ड का मतलब बनता है टू नो। मीन्स किसी भी चीज के बारे में जानना क्या कहलाता है, साइंस कहलाता है। तो साइंस का सीधा सीधा मतलब है टू नो। अगर हमारे मन में कभी भी कोई भी क्वेश्चन आता है तो वो क्वेश्चन का आंसर हमें मिलता है कहाँ पर है, साइंस में। जब तक किसी चीज का आंसर नहीं मिल जाए तब तक वो चीज चमत्कार लगती है। और हर चमत्कार का जो आंसर होता है वो विज्ञान होता है, साइंस होता है। ठीक है तो साइंस एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट होता है। ठीक है, साइंस क्या है, एक बहुत ही ज्यादा बड़ा सब्जेक्ट है। इसलिए साइंस को क्या किया गया है, तीन छोटे छोटे सब्जेक्ट्स के अंदर बांटा गया है। जिसमें सबसे पहला सब्जेक्ट जो है वो होता है फिजिक्स। ठीक है, सेकेंडली केमिस्ट्री, एंड थर्डली बायोलॉजी। ठीक है, तो इन तीन सब्जेक्ट्स के अंदर जो है साइंस को क्लासिफाई किया जाता है। ठीक है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। फिजिक्स में बेसिकली हम फंडामेंटल प्रिंसिपल्स पढ़ते हैं, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ नेचर। एंड जो भी फिनोमिना नेचर के अंदर हो रहे होते हैं उन सभी फिनोमिना को हम फिजिक्स के अंदर पढ़ते हैं। केमिस्ट्री बेसिकली हम पढ़ते हैं एटॉम्स, मॉलिक्यूल्स और इनकी आपस में इंटरेक्शन कैसी है इस बारे में। एंड बायोलॉजी इट्स ऑल अबाउट लिविंग्स। ठीक है, लिविंग्स की स्टडी को बायोलॉजी कहा जाता है। अभी लिविंग कोई भी हो सकते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले अभी जो बात करने वाले हैं वो बात है बायोलॉजी की। ठीक है, तो बायोलॉजी जो है ये खुद में ही दो वर्ड से मिलकर बना है। एक वर्ड है बायो और एक है लॉजी, जो कि आया है लोगस से। और बायो वर्ड आया है बायो से। बायोस का मतलब होता है लिविंग और लोगस का मतलब होता है टू स्टडी। तो बायोलॉजी सीधा सीधा मतलब क्या बन जाता है, स्टडी ऑफ लिविंग्स। ठीक है, बायोलॉजी मतलब बन जाता है हमारा स्टडी ऑफ लिविंग्स। चलिए, ठीक है। अब बायोलॉजी भी क्या है, काफी बड़ा सब्जेक्ट है। तो हम बायोलॉजी को क्या करते हैं, बायोलॉजी को भी तीन हिस्सों में बांट दिया जाता है। ठीक है, जिसमें अगर हम प्लांट की स्टडी करते हैं तो इसको बॉटनी कहा जाएगा। किसी एनिमल का स्टडी करते हैं तो इसे जूलॉजी कहा जाएगा। और अगर किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं तो उसको माइक्रो बायोलॉजी कहा जाएगा। ठीक है, अच्छा, बायोलॉजी ऐसा नहीं है कि अपने आप से उठकर आ गया है कोई वर्ड। बायोलॉजी वर्ड एक्चुअली किसी साइंटिस्ट ने दिया था। ठीक है, तो बायोलॉजी वर्ड जिस साइंटिस्ट ने रखा था उनका नाम था लमार्क। लेमार्क वो थे जिन्होंने बायोलॉजी वर्ड सबसे पहली बार दिया था। वैसे अकेले लेमार्क ने ही ये काम नहीं किया था, एक और साइंटिस्ट है तेरेवेरेनस, जिन्होंने और लेमार्क ने मिलकर ये बायोलॉजी वर्ड जो है रखा था। ठीक है, अब जैसे कोई चीज कहीं ना कहीं शुरू होती है तो इन सब्जेक्ट्स के जो फाउंडर्स होते हैं उनको ही इनका फादर माना जाता है। ठीक है, तो हम बात करते हैं फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है। ठीक है, फादर ऑफ बायोलॉजी जो है ये है एरिस्टोटल। एरिस्टोटल को फादर ऑफ बायोलॉजी माना जाता है। ठीक है, अब ये एरिस्टोटल जो है ना, एरिस्टोटल को हिंदी में अरस्तु कहा जाता है। आई होप आप लोगों ने ये नाम सुना ही होगा, अरस्तु। अच्छा, इन्होंने फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी बहुत सारी थ्योरीज दी है पर इतने कुछ खास वो इफेक्टिव नहीं है। अरस्तु के बारे में अगर हम बात करें तो आपने अलेक्जेंडर का नाम सुना ही होगा, सिकंदर जिसको कहा जाता है। ये उसके मतलब वो थे, गुरु थे। ठीक है, तो सोचो इतने पुराने ये इन्होंने अपने टाइम पर 500 से ज्यादा एनिमल्स को डाइसेक्ट करके स्टडी किया हुआ है, जिसमें व्हेल भी शामिल थे। इसीलिए इनको जो है फादर ऑफ जूलॉजी और एज वेल एज फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, फादर ऑफ बायोलॉजी एज वेल एज जूलॉजी ये है एरिस्टोटल। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हम फादर ऑफ बॉटनी कौन है। देखो, बॉटनी को प्लांट की स्टडी कहा जाता है, ऑल्सो नोन एज फाइटोलॉजी। इनके जो फादर माने जाते हैं वो माने जाते हैं थियोफेरास्टिस। थियोफेरास्टिस इनको फादर ऑफ बॉटनी माना जाता है। इसके बाद बात करते हैं फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, देखो माइक्रोब सबसे पहली बार जिन्होंने डिस्कवर करे थे उनका नाम था लिवेनहुक। तो लिवेनहुक वो इंसान है जिन्होंने सबसे पहले एक फ्री लिविंग इंडिपेंडेंट सेल देखी थी। टेक्निकली एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इन्होंने डिस्कवर किया हुआ था। और ये जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इन्होंने डिस्कवर किया था ये एक प्रोटोजोआ था, आप अमीबा कह सकते हो। इसके अलावा इन्होंने बहुत से और भी ऑर्गेनिजम्स हैं जो डिस्कवर किए, इवन स्पर्म की डिस्कवरी भी इन्होंने ही की है।
तो इनको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है, बट क्लासिकल मॉडर्न के लिए नाम आता है लुइस पैस्चर का। ठीक है, तो ये हमारा बायोलॉजी का एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं अपने चैप्टर की। ठीक है, बायोलॉजी में हम जो सबसे पहला चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो है द लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, तो सबसे पहला चैप्टर जो होगा हमारा लिविंग्स का होगा, और लिविंग बनाए रखने के लिए जिन प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है वो प्रोसेस क्या कहलाते हैं, लाइफ प्रोसेस कहलाती हैं। ठीक है, तो लाइफ प्रोसेस क्या होती है, ये वो सभी प्रोसेस होती हैं जो कंबाइनली एक सस्टेन्ड लाइफ को मेंटेन करके रखती हैं, जिनमें से किसी एक के बिना भी लाइफ जो है इम्पॉसिबल होती है। ठीक है, तो लाइफ को लाइफ बनाए रखने के लिए जो प्रोसेस मैंडेटरी है, जो प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल है, उन्हीं प्रोसेस को कंबाइनली क्या कहा जाता है, लाइफ प्रोसेस कहा जाता है। जैसे कि आपके सामने लिखे हुए हैं न्यूट्रिशन। अगर न्यूट्रिशन नहीं ऑब्टेन किया जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है, नहीं सर्वाइव किया जाएगा। रेस्पिरेशन छोड़ दिया जाए तब भी डेथ हो जानी है। बॉडी से वेस्ट ना निकले तो भी अल्टीमेटली डेथ हो जाएगी, और अगर हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स का वेस्ट का ट्रांसपोर्ट ना हो पाए तो भी लाइफ जो है असंभव है। ठीक है, तो ये चार प्रोसेस मेनली लाइफ प्रोसेस के अंदर कंसिडर करी जाती है। ठीक है, अब देखिए, हमारी इम्यूनिटी, ऐसा नहीं है कि इम्यूनिटी ना हो तो लाइफ पॉसिबल नहीं होगी। ऑफ कोर्स इम्यूनिटी अगर नहीं है तो भी लाइफ पॉसिबल नहीं, बट इम्यूनिटी को जो है लाइफ प्रोसेस की कैटेगरी के अंदर नहीं पढ़ा जाता, इसको अलग से ही पढ़ाया जाता है। ठीक है, ऐसे ही हम बात कर सकते हैं रिप्रोडक्शन की। ठीक है, अच्छा, रिप्रोडक्शन जो है एक लाइफ प्रोसेस नहीं होता, बेसिकली भी नहीं होता, क्योंकि लाइफ प्रोसेस उन्हें कहा जाता है जिनके बिना जीवन असंभव हो। ठीक है, रिप्रोडक्शन एक हमारी खुद की विल है, मतलब इंडिविजुअल के लिए देखा जाए तो उसकी खुद की मर्जी है, वो चाहे तो रिप्रोड्यूस करे चाहे तो रिप्रोड्यूस ना करे। ठीक है, इसके अलावा नेचुरली भी बहुत से एनिमल्स हैं, ऐसे बहुत से ऑर्गेनिजम्स हैं जो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। ठीक है, लाइक म्यूल हो गया, म्यूल जो होते हैं खच्चर, ये रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, स्टेराइल हो गई। वर्कर बीज हो गई, ये रिप्रोडक्शन नहीं कर सकती, ये स्टाइल पर स्टिल ये लिविंग है। तो रिप्रोडक्शन जो है वो लिविंग का मतलब एक डिफाइनिंग फीचर जो है हम नहीं मान सकते कि ये कोई लाइफ प्रोसेस जो है नहीं होती। इम्यूनिटी को ऐसा है कि इम्यूनिटी के बिना भी हमारी लाइफ जो है पॉसिबल नहीं हो पाती, बट इम्यूनिटी को भी लाइफ प्रोसेस के अंदर इंक्लूड नहीं किया गया है। लाइफ प्रोसेस के अंदर सिर्फ ये चार ही प्रोसेस इंक्लूड करी गई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं एक लिविंग की कि लिविंग क्या होते हैं। तो लिविंग को डिफाइन कर पाना अपने आप में क्या है, बहुत बड़ा टास्क है कि हम किसे लिविंग कहें और किसे लिविंग नहीं करें। ऐसी एक एग्जैक्ट डेफिनेशन लिविंग्स की हो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि लिविंग के हर फीचर के अंदर क्या है, कई सारे एक्सेप्शंस मौजूद हैं। तो पहले हम इनके फीचर्स की बात करते हैं और फिर इनके एक्सेप्शन की बात करेंगे। लिविंग का जो हम पढ़ रहे हैं ये लिविंग की कैरेक्टरिस्टिक्स, उनके क्राइटेरियाज हैं। ये सबसे पहले लिविंग्स के अंदर क्या होती है, मॉलिक्यूलर मूवमेंट होती है। लिविंग्स के अंदर के जो मॉलिक्यूल हैं वो हमेशा मूवमेंट करते रहते हैं। लिविंग के अंदर मेटाबॉलिज्म होता है, मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है। अब ये मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है दो टाइप की, एनाबॉलिक हो सकती है और कैटाबॉलिक हो सकती है। एनाबॉलिक प्रोसेस बेसिकली कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस है जिसमें कुछ ना कुछ बन रहा होता है। लाइक हमारी बॉडी प्रोटीन का सिंथेसिस कर रही है। ठीक है, हमारी बॉडी प्रोटीन का सिंथेसिस कर रही है, तो प्रोटीन का सिंथेसिस हमारी बॉडी के लिए एक एनाबॉलिक प्रोसेस हो जाएगा। बट वही हमारी बॉडी जो है ग्लूकोज को तोड़कर एनर्जी बना रही है, तोड़ा जा रहा है, तो ये एक तरह का कैटाबॉलिक प्रोसेस होगा, डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस हो गया। सस्टेन्ड लाइफ के लिए एनाबॉलिज्म ज्यादा होना चाहिए, कैटाबॉलिज्म कहीं होना चाहिए, तो हमारी जो है ग्रोथ कंसिस्टेंटली इंक्रीज होती रहेगी। अगर ये दोनों ही बराबर है तो सस्टेन्ड रहेगा, कैटाबॉलिज्म ज्यादा है तो ऑब्वियसली डिस्ट्रक्शन ज्यादा होगा। सेकंड प्रॉपर्टी, सॉरी थर्ड प्रॉपर्टी है इसकी कि जो लिविंग्स होते हैं वो सेल के बने होते हैं या सेल के किसी पार्ट के बने होते हैं। लिविंग्स ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल और पार्ट ऑफ सेल। ठीक है, नेक्स्ट है लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो ग्रो कर सकते हैं और वो किसी भी स्टिमुलस को रिस्पॉन्स कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए स्टिमुलस का मतलब क्या होता है, स्टिमुलस का मतलब है बाहर के एनवायरनमेंट में किसी भी तरह का चेंज होना, एनी चेंज इन एक्सटर्नल मीडियम। एक्सटर्नल मीडियम में अगर किसी भी तरीके का चेंज आता है, किसी भी तरीके का बदलाव आता है, तो वो बदलाव जो है वो स्टिमुलाई कहलाएगा, और जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो इस स्टिमुलाई को क्या करते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम कह सकते हैं कि भाई जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो रिप्रोड्यूस भी कर सकते हैं। सो लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन रिप्रोड्यूस। अब हम बात करते हैं इन सब की एक्सेप्शंस की। जैसे सबसे पहला जो एक्सेप्शन है वो है वायरस। देखिए वायरस अगर सेल के बाहर पड़ा है तो बिल्कुल नॉन लिविंग है, एक क्रिस्टल जैसा होता है। बट अगर वही वायरस हमारी बॉडी के अंदर एक बार एंटर कर जाए,
अब ये लिविंग के सारे ही फीचर्स दिखाने लग जाता है। ठीक है, अगर ये वायरस बॉडी के अंदर आ जाए तो अब ये लिविंग के सारे फीचर्स दिखा देता है। तो वायरस को क्या कहा जाए, लिविंग कहा जाए कि नॉन लिविंग कहा जाए। ऐसे ही अगर हम ये रिस्पॉन्स वाली बात की बात करें, तो अगर कोई इंसान कोमा में है तो उसको बताओ क्या कहा जाए, लिविंग कहा जाए कि नॉन लिविंग कहा जाए, क्योंकि वो रिस्पॉन्स तो किसी चीज को कर नहीं सकता, बायोलॉजिकली उसको डेथ माना भी नहीं गया है। ठीक है, अगर हम बात करें सेल की, देखो वायरस किसी सेल का नहीं बना होता, वायरस सिर्फ दो चीजों का बना होता है और वो होता है प्रोटीन्स और लिपिड्स। ठीक है, वायरस जो है सिर्फ दो चीजों के बने होते हैं, एक वायरस का ये बाहर का प्रोटीन कोट हो गया और इसके अंदर का जेनेटिक मटेरियल जो ज्यादातर आरएनए होता है। आरएनए एक तरह का न्यूक्लिक एसिड है। तो न्यूक्लिक एसिड प्रोटीन की बनी हुई चीज है ना सेल का कोई पार्ट है। अब ये अगर हम बात करें केमिकल रिएक्शंस की, तो आर्टिफिशियली भी बहुत सारी केमिकल रिएक्शन कराई जाती हैं, इन विट्रो भी बहुत कुछ सिंथेसाइज किया जाता है। ठीक है, रिप्रोडक्शन कर सकते हैं ऑर्गेनिज्म, ठीक है, और बहुत से नहीं भी कर सकते हैं। ग्रोथ की अगर हम बात करें तो बहुत सी नॉन लिविंग चीजें भी हैं जो ग्रोथ कर सकते हैं। तो इनमें से एकदम 100% डिफाइनिंग फीचर जो है किसी को भी नहीं माना जा सकता। अगर हम एक्सेप्शंस निकालने बैठ जाए तो हर एक चीज की जो है एक्सेप्शंस निकाले जा सकते हैं। ठीक है, बट ये कि हम ये कह सकते हैं हाँ अगर कोई लिविंग है तो उसके अंदर ये सब होता है। अब जैसे ये पेन है, ये पेन लिविंग नहीं कह सकते क्योंकि इसके अंदर चाह के भी इनमें से कुछ भी नहीं कराया जा सकता। ठीक है, तो ये कुछ हमारे जनरल फीचर्स है। और अब हम बात करते हैं अगेन लाइफ प्रोसेस की। किसी लिविंग को लिविंग रखने के लिए ये चारों प्रोसेस जो है बहुत जरूरी होती है। ठीक है, इन प्रोसेस में से किसी एक के बिना भी जो है लाइफ पॉसिबल नहीं हो पाएगी। चलिए बात करते हैं अगली सबसे पहली प्रोसेस की। सबसे पहली जो लाइफ प्रोसेस हमारे पास है दैट्स न्यूट्रिशन। ठीक है, न्यूट्रिशन का सीधा सीधा मतलब होता है फूड को ऑब्टेन करने की प्रोसेस। द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। ठीक है, खाना ऑब्टेन करने की, देखो खाना बनाने की प्रोसेस नहीं है, ऑब्टेन करने की प्रोसेस है। ठीक है, अब खाना खुद बना के ऑब्टेन किया जा रहा है या किसी दूसरे पर डिपेंड किया जा रहा है, इसके अकॉर्डिंग न्यूट्रिशन हो जाता है दो टाइप का, ऑटो और हेट्रो। देखिए ये जो वर्ड ऑटो है ना, ऑटो वर्ड का ही मतलब क्या होता है, खुद से। हमने सुना है ऑटोनोमस, ऑटोमेटिक। ठीक है, तो ये ऑटो का मतलब होता है खुद से। तो अगर कोई ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद से ही सिंथेसाइज कर लेता है तो उसको ऑटोट्रॉफिक कहा जाता है। और अगर कोई अपने फूड के लिए, अपने न्यूट्रिशन के लिए दूसरों पे डिपेंड करता है तो उसको हेटरोट्रॉफिक कहा जाता है। अब ये जो ऑटोट्रॉफिक है ये भी दो तरीके के हो जाते हैं कि अगर ये खाना खुद बना रहे हैं, पर बना किसकी मदद से रहे हैं। अगर ये सनलाइट की मदद से बना रहे हैं तो फोटो ऑटोट्रॉफिक कहलाएंगे, किसी केमिकल की मदद से बना रहे हैं तो कीमो ऑटोट्रॉफिक कहलाएंगे। वहीं जो हेटरोट्रॉफिक है वो भी हो जाते हैं तीन टाइप के। ठीक है, अब ये तीन टाइप कौन से हैं उसकी बात करते हैं। इन तीन टाइप में सबसे पहला टाइप है होलोजोइक, पैरासिटिक और डिकम्पोजर्स। बात करते हैं फोटो ऑटोट्रॉफिक के एग्जांपल्स की। तो फोटो ऑटोट्रॉफ्स कुछ प्लांट्स होते हैं और कुछ बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, और जो कीमो ऑटोट्रॉफ है वो किसी केमिकल की मदद से खाना बनाते हैं, ये होते हैं कुछ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया और कुछ साइनोबैक्टीरिया है। फॉर एग्जाम्पल आपने आई होप ये नाम सुना ही होगा, राइजोबियम, एजोटोबैक्टर, नाइट्रोकोकस नाइट्रोबैक्टर, या फिर नोस्टोक, एनाबेना, ऑसिलेटोरिया। तो ये कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो साइनोबैक्टीरिया है, और ये बैक्टीरिया है और ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। चलिए अब हेटरोट्रॉफिक को ये करके पढ़ते हैं। हेटरोट्रॉफिक में सबसे पहला है होलोजोइक न्यूट्रिशन, जैसे कि एनिमल्स परफॉर्म कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सॉलिड या लिक्विड फॉर्म के अंदर फूड को इनटेक करते हैं। ठीक है, तो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो सॉलिड या लिक्विड फॉर्म में उसको ऑब्टेन करते हैं। ये कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, ये बेसिकली ऑर्गेनिज्म लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए, तो ये बॉडी के अंदर डाइजेस्ट होगा और अंदर ही अंदर क्या होगा, उसका एसिमिलेशन हो जाएगा। एसिमिलेशन का मतलब होता है उसका यूज हो जाएगा। अब होलोजोइक न्यूट्रिशन भी तीन टाइप के हैं, जो सिर्फ वेजिटेशन खा सकते हैं और कुछ नहीं खा सकते, खाएंगे तो डाइजेस्ट भी नहीं होगा। कार्निवोर जो सिर्फ मीट खा सकते हैं और कुछ भी नहीं खा सकते, और ओमनिवोर्स जो दोनों खा सकते हैं। ठीक है, चलिए अब पैरासाइटिक न्यूट्रिशन की बात करते हैं। पैरासाइटिक के अंदर मतलब क्या होता है कि एक ऑर्गेनिज्म या तो दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर रहता है या उसके ऊपर रहता है, उनसे ही फूड ऑब्टेन करता है प्लस उनको बीमारी करता है। तो जो ऑर्गेनिज्म रहता है उसको पैरासाइटिक कहते हैं, और जिसके ऊपर वो रहता है उसको होस्ट कहते हैं। ठीक है, अब अगर ये बॉडी के अंदर रहता है तो इसको एंडोपैरासाइट कहेंगे, और बॉडी के ऊपर रहता है तो इसे एक्टोपैरासाइट कहेंगे। तो दे लिव ऑन द बॉडी ऑफ होस्ट, जैसे जू हो गए, खटमल हो गए, और ये जोंक हो गई। और अगर बॉडी के अंदर है तो फिर उनको एंडोपैरासाइट कह देते हैं, जैसे टेप वर्म हो गया, राउंड वर्म्स हो गए, फिलियल वर्म्स हो गए, ये बॉडी के अंदर होते हैं। ठीक है, अच्छा इनके डिजीज के नाम भी बता ही देता हूँ।
कि ये जो टेपवर्म है, ये डिजीज जो कॉज करता है, इसको नाम दिया जाता है टीनियासिस। ठीक है। राउंड वर्म जैसे आपने सुना होगा, छोटे बच्चों के पेट में जो कीड़े पड़ जाते हैं, ये फीसस के साथ भी निकल आते हैं और कई बार ये मुंह से भी बाहर आ जाते हैं। इसके लिए ना गवर्नमेंट स्कूलों के अंदर हमेशा एक मेडिसिन दी जाती है, आई गेस आपने नाम भी कभी सुना होगा, एल्बेंडाजोल। तो जो एल्बेंडाजोल है वो इन राउंड वर्म्स की जो है डिजीज होती है। इनको नाम दिया जाता है एस्केरियासिस। और जो फिलियल वर्म है, इससे जो वाली डिजीज हो जाती है तो बहुत ही ज्यादा भयंकर डिजीज होती है, इसको नाम दिया जाता है एलिफेंथियासिस। इसमें हाथ या पैर जो है ये हाथी जैसे मोटे हो जाते हैं। ठीक है। हाथ या पैर का हाथी जैसा मोटा हो जाना, इस तरीके की ये बीमारी होती है। चलिए अगला बात है, अगला टाइप वो है डिकम्पोजर्स। ये जो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, सड़ी गली जो चीजें होती हैं, मरे हुए जीव जंतु, इनसे अपना फूड जो है ऑब्टेन करते हैं। इसमें एग्जाम्पल आते हैं बैक्टीरिया और फंजाई। अच्छा, अब हम यहाँ पर कुछ पैरासाइटिक प्लांट्स की बात करते हैं। देखो प्लांट्स का हम अक्सर ये मानते हैं कि प्लांट्स जो है अपना फूड खुद ही सिंथेसाइज कर लेते हैं। ठीक है, प्लांट जो है अपना फूड क्या कर लेते हैं, खुद ही सिंथेसाइज कर लेते हैं, पर सारे प्लांट ऐसे नहीं होते। कुछ प्लांट पैरासाइटिक भी होते हैं, जैसे कस्क्यूटा, इसको अमर बेल कहा जाता है, राफ्लेशिया ओरोबेन की। राफ्लेशिया की एक और बात बता देता हूँ कि पूरी दुनिया में सबसे जो बड़ा फ्लावर होता है वो राफ्लेशिया का ही होता है। इतना कि कोई जानवर बड़े आराम से अंडे दे सकता है इसके अंदर। 1 फुट मतलब 1 मीटर करीब, फुट नहीं मीटर, 1 मीटर करीब इसका डायमीटर होता है, बहुत बड़ा फ्लावर होता है। इसके अलावा कुछ कार्निवोरस प्लांट भी होते हैं जो कीड़े मकोड़े खा लेते हैं, जैसे पिचर प्लांट जिसको निपेंथिस कहा जाता है, यूट्रिकुलेरिया जिसको ब्लैडर वर्ट कहा जाता है, ड्रोजेरा जिसे सनड्यू कहा जाता है। अब एक चीज यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है कि ये जो ये जो भी ये वाले प्लांट होते हैं ना, इंसेक्टिवर्स प्लांट, ये जानबूझ के इंसेक्टिवर्स नहीं होते, ये एक्चुअली ऐसी मिट्टी के अंदर पनपते हैं जिस मिट्टी में नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी होती है। तो नाइट्रोजन डेफिशिएंट सॉइल के अंदर ये डेवलप होते हैं, इस वजह से अपनी नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी को कंपनसेट करने के लिए ये क्या करते हैं, कीड़े मकोड़ों को खाने लग जाते हैं। ठीक है। और अब हम बात करते हैं अमीबा के अंदर न्यूट्रिशन कैसे होता है। देखिए, अमीबा का न्यूट्रिशन बहुत सिंपल है। डिफ्यूजन, डिफ्यूजन का मतलब होता है किसी भी चीज जो जहां पर ज्यादा है वहां से वो वहां जाएगी जहां पर वो कम है, ये यूनिवर्सल है। ठीक है। जैसे अगर आप सोचिए आप मेट्रो के अंदर है और मेट्रो के अंदर लोग कम हैं और मेट्रो के बाहर जो चढ़ने वाले हैं वो लोग बहुत ज्यादा, जैसे गेट खुलेगा तो नेट मूवमेंट क्या होगी, अंदर से बहुत सारे लोग एकदम से, मतलब बाहर से बहुत सारे लोग एकदम से अंदर आ जाएंगे। अब आप सिचुएशन रिवर्स करके देखिए, मेट्रो के कोच में बहुत सारे लोग हैं, बाहर कुछ कम है, जैसे ही गेट खुलेगा ये तो अंदर नहीं जा पाएंगे, ये सारे के सारे बाहर आ जाएंगे। जब ये अच्छा खासा बाहर आ चुका होगा, मॉडरेट होगा, फिर ये अंदर जा पाएंगे। तो किसी भी चीज का अपनी हाई वैल्यू से अपनी लो वैल्यू तक मूव करना ही डिफ्यूजन कहलाता है। ठीक है। तो अमीबा के अंदर अब ये जो डिफ्यूजन या फिर जो पार्टिकल अंदर मूव कर रहा है, इस पार्टिकल की मूवमेंट को एंडोसाइटोसिस कहा जाता है। ठीक है। या फिर मोर करेक्टली इसको फेगोसाइटोसिस कह सकते हैं। फेगोसाइटोसिस का मतलब होता है सेल ईटिंग, सेल खा रही है। ठीक है। तो इसमें यही है कि जैसे ये अमीबा है, ये इसका फूड पार्टिकल है। तो जैसे हम अमीबा फूड पार्टिकल को देखता है तो अमीबा में ऐसे दो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स डेवलप होती है। ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर कहलाते हैं सूडोपोडिया। यहाँ सूडो वर्ड का मतलब है फॉल्स और पोडिया वर्ड का मतलब है लेग्स या कोई अपेंडेजेस। तो जैसे ये फूड को पकड़ते हैं, ये बंद हो जाती है, बंद होकर फूड वैक्यूल कहलाता है और फिर वो खाना जो है सिंपली यहाँ पे इसके अंदर चला जाता है। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं कि भाई ह्यूमंस में या बाकी की जो एनिमल्स हैं, या फिर बाकी के जो एनिमल्स हैं, इनके अंदर न्यूट्रिशन कैसे होता है। तो सबसे पहली चीज यहाँ पे बात करते हैं डाइजेशन। देखिए, डाइजेशन का मतलब होता है कि किसी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड को सिंपल और एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देना, तोड़ देना विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स, क्या कहलाता है, डाइजेशन कहलाता है। अब यहाँ पर एंजाइम एक नया वर्ड आया तो एंजाइम के बारे में सीखते हैं कि एंजाइम क्या होता है। तो एंजाइम क्या होते हैं, कुछ बायो कैटलिस्ट होते हैं, ये बहुत सारी बायोलॉजिकल प्रोसेस को कैटलाइज करते हैं और पूरी लाइफ प्रोसेस जो है ये यही मेंटेन करते हैं। एंजाइम के बिना लाइफ हो पाना या इन केमिकल रिएक्शंस का हो पाना या हमारी बॉडी में जो भी प्रोसेस हो पा रही है, इन सब प्रोसेस का हो पाना इम्पॉसिबल होता है। ठीक है। अब देखो, ऐसा नहीं है कि पॉसिबल नहीं होगा, पॉसिबल तो होगा, जस्ट आपको एग्जांपल बताता हूँ। ठीक है। जैसे कि अगर मान लीजिए हमको द्वारका से रोहिणी जाना हो, ठीक, और हम जा रहे हैं पैदल, तो ऐसा नहीं है कि हम पहुंच नहीं सकते, पहुंच तो जाएंगे पर उसमें समय बहुत ज्यादा लग जाएगा। वहीं अगर हमारे पास अपना खुद का व्हीकल है तो जल्दी पहुंच जाएंगे, समय कम लगेगा। तो एंजाइम जो है वो बिल्कुल यही काम करते हैं। देखो, ऐसा नहीं है कि कोई प्रोसेस हो नहीं सकती, प्रोसेस तो हो सकती है, पर एंजाइम क्या करते हैं, उस प्रोसेस को बहुत जल्दी करा देते हैं। ठीक है। कोई प्रोसेस जिसको होने में 1 दिन लगने वाला है, एंजाइम उसे 1 घंटे के अंदर करवा देगा, या 1 घंटा अगर किसी रिएक्शन को होने में लगना है तो एंजाइम उसे 1 मिनट में करा देगा।
अब देखो एंजाइम क्या नहीं करता कि नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स पे कोई फर्क नहीं डालता, ठीक है, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स जो है इन पे किसी चीज का कोई फर्क नहीं पड़ता, जितने प्रोडक्ट्स इन दी एंड बनने होते हैं एंजाइम उतने ही प्रोडक्ट लास्ट में बनाता है, ठीक है। इसके अलावा एंजाइम कभी भी रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेता, बट रिएक्शन करवा देता कैसे, क्योंकि ये रेट ऑफ रिएक्शन को जो है इंक्रीज कर देता है, ठीक है। नो चेंज ऑन नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर्म्स, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर्म, कितने प्रोडक्ट बनेंगे कोई चेंज नहीं करेगा इस बात पे, ठीक है। अगर आपने केसी या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में पता है, इसके ऊपर भी कोई चेंज नहीं डालता, ठीक है। जो रिएक्शन हो सकती है सिर्फ उसी रिएक्शन को ही ये करवा सकता है, ठीक है। एक और चीज बताए तो दुनिया में जितने भी एंजाइम्स हैं सभी के सभी प्रोटीन नेचर के होते हैं। ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर सिवाय राइबोजाइम के, एक्सेप्ट राइबोजाइम। राइबोजाइम को छोड़ के जितने भी एंजाइम्स होते हैं वो सभी के सभी क्या होते हैं, प्रोटीन के होते हैं। अब बात आती है कि राइबोजाइम क्या है। राइबोजाइम आरएनए है जो एज ए एंजाइम काम कर रहा होता है, और आरएनए की जो कैटेगरी होती है वो न्यूक्लिक एसिड होती है, ठीक है। तो टोटल कुल मिला के 4 तरह के बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड फैट और न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो जिसमें से आरएनए जो है वो न्यूक्लिक एसिड की कैटेगरी में आता है, और एंजाइम जो है ये प्रोटीन की कैटेगरी में आते हैं। चलिए अब बात करते हैं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की। ये सिस्टम है कई सारे ऑर्गन्स का जो कुल मिला के डाइजेशन का काम करता है, फूड की एब्जॉर्प्शन का काम कर रहा होता है, ठीक है। और जगह जगह कई सारे सिक्रेशन में भी ये इन्वॉल्व होता है। चलिए तो सबसे पहले बात करते हैं एलिमेंट्री कैनाल की, जिसको गट भी कहा जाता है, ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल जो हमारे माउथ से स्टार्ट होते हैं और इनस से जाकर खत्म होती है, और ये याद रखना एक कंटिन्यूअस ट्यूब होती है, बस इसके डायमीटर और सेल्स का जो अरेंजमेंट है वो थोड़ा थोड़ा जगह जगह पर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो माउथ, देन इसोफेगस, देन स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड फाइनली इनस, ठीक है। अब हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में दूसरा जो पार्ट होता है वो होता है हमारी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स का, या एसोसिएटेड ग्लैंड्स का, या आप इन्हें एसेसरी ग्लैंड्स कह सकते हैं। तो माउथ में है सलाइवरी ग्लैंड, इसोफेगस में नहीं होती, स्टमक में है गैस्ट्रिक ग्लैंड, इसमें है इंटेस्टाइनल ग्लैंड, लार्ज इंटेस्टाइन में भी कुछ खास नहीं होता। बाकी इसके अलावा लीवर, गॉल ब्लैडर एंड हमारा पेनक्रियास, ये सब भी इसमें इन्वॉल्व होता है। चलिए अब बात करते हैं लेंथ ऑफ एलिमेंट्री कैनाल की। देखो जो हर्बीवोर्स होते हैं जिन्हें सेलुलोज डाइजेस्ट करना पड़ता है, इनकी जो एलिमेंट्री कैनाल होती है वो बहुत ज्यादा छोटी होती है। इसके अलावा अगर हम बात करें एनिमल्स की, जैसे रूमिनेंट्स की बात करते हैं, रूमिनेंट जैसे गाय हो गई, बफेलो हो गई, तो इनके अंदर क्या था, खाना इन्होंने मुंह से चबाया, स्टमक में गया, फिर वापस मुंह के अंदर आता है, उसके बाद ही प्रॉपर डाइजेस्ट होता है, इतने के बाद भी। अब जैसे हम बात कर लें उसकी, खरगोश की, ठीक है, खरगोश अभी तो छोटा सा है, इसकी एलिमेंट्री कैनाल भी छोटी है, इसकी क्यों नहीं बड़ी है, तो ये एक्चुअली क्या होता है, ये एक बार में सारा सेलुलर डाइजेस्ट कर भी नहीं पाता। ये क्या करता है, जंगल वाला जो रैबिट होता है ये पॉटी कर देता है, ठीक है, इसकी पॉटी के अंदर सेलुलोज जो है अनडाइजेस्टेड है बहुत सारा, क्योंकि एलिमेंट्री कैनाल छोटी है, तो वापस क्या करता है ये अपनी ही पॉटी को खा लेते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है दोबारा से सेलुलोज को डाइजेस्ट कर पाता है। तो जो पॉटी खा रहे होते हैं एनिमल्स, इन एनिमल्स को कैप्रोफेगस कहा जाता है। वो कोई भी एनिमल जो पॉटी खा लेता है, और जो अपनी ही पॉटी खा लेता है उसको कैप्रोजोइक कहा जाता है, ठीक है, कैप्रोजोइक। चलिए अगले एनिमल्स है कार्निवोर्स, इनको तो देखो मांस खाना है, और मांस जो है मीट जो है मेनली हमारे स्टमक में डाइजेस्ट हो जाता है, तो इनकी सबसे छोटी होती है एलिमेंट्री कैनाल। बात आती है ओमनिवोर्स की, इनकी मॉडरेट साइज की होती है। तो सारा खेल है सेलुलोज का, सेलुलोज डाइजेस्ट करना है तो बहुत बड़ा एरिया लगेगा, बहुत ज्यादा एलिमेंट्री कैनाल लगेगी, और मीट डाइजेस्ट करना है तो बहुत ही कम लगेगी, ठीक है। तो ये है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम, जैसे नॉस्ट्रिल हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट होती नहीं है, बट यहाँ पे ड्रॉ करी गई है, ठीक है। तो स्टार्ट होता है हमारे माउथ से, माउथ से आया इसोफेगस में, ठीक है, और इसोफेगस से देन स्टमक, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, यहाँ पर लीवर, लीवर के अंदर ग्रीन कलर का गॉल ब्लैडर, ये एक्चुअली भी ग्रीन कलर का ही होता है, इसलिए मैंने इसको ग्रीन ड्रॉ किया हुआ है। और ये लीवर ही थोड़ा डार्क चॉकलेटी कलर का होता है, आई होप आपने देखा ही होगा, ठीक है। और बाकी ये लार्ज इंटेस्टाइन का ही एक पोर्शन होता है, वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स, इसमें वायरल इन्फेक्शन हो जाता है। तो ये एक ओवरव्यू है, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है हमारे एलिमेंट्री कैनाल का, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का। अब हम इसको एक एक करके पढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे मुंह की, हमारे दांतों की, ठीक है। तो हमारे माउथ के अंदर जो है हमारे दांत होते हैं और हमारी टंग होती है, ठीक है। इसके अलावा सलाइवरी ग्लैंड्स भी होते हैं। तो बात करते हैं दांतों की। देखो दांत बहुत ही हार्ड स्ट्रक्चर होता है, हार्ड ये होता है इस वजह से क्योंकि ये बना होता है इनेमल का, और इनेमल बना होता है कैल्शियम फॉस्फेट का, ठीक है। अब देखिए कैल्शियम फॉस्फेट का अगर फॉर्मूला नहीं पता तो मैं बनाना सिखा देता हूँ, कि आपने क्या करना होता है, सबसे पहले एलिमेंट के सिंबल लिखने होते हैं। फॉस्फेट होता है PO4, ठीक है। अब आपको इनके नीचे इनकी वैलेंसी लिखनी है,
अब बात आती है कि वैलेंसी नहीं याद हो तो क्या करेंगे? अगर वैलेंसी नहीं याद हो तो आप केमिस्ट्री का वेट करेंगे, उसके अंदर जो टॉपिक है मैं उसमें ब्रीफली एक्सप्लेन कर दूंगा कि किसकी वैलेंसी कितनी होती है, अगर नहीं भी याद हो तो निकाली कैसे जाती है। इसके बाद दोनों की वैलेंसीज को आप क्रॉस कर देंगे तो फॉर्मूला आपके पास बन जाएगा CA3PO4 होल 2। ब्रैकेट हमेशा तब लगाया जाता है जब एक पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल आपके साथ दिया जाएगा। तो हमारे जो दांत होते हैं ये फूड को खाने, काटने का, फाड़ने का और चबाने का जो है काम कर रहे होते हैं, ठीक है। अब हमारे दांत जो है इसको डाइफोडोंट कहा जाता है क्योंकि लाइफ में 2 बार दांत आते हैं, पहले मिल्की और फिर परमानेंट। और हेटेरोडोंट मतलब हमारे पास 4 अलग-अलग तरह के दांत होते हैं, ठीक है। और हमारे जो दांत होते हैं वो ऐसे हमारे मसूड़े के अंदर इंटैक्ट होते हैं, इस तरीके के, ठीक है। हमारे दांत जो है वो अंदर से क्या होते हैं, खोखले भी होते हैं। और ये जो हमारे दांत का अपर हिस्सा है इसको क्राउन कहा जाता है, ये एनामल की लेयर है, ठीक है। और ये हमारे जो है गम्स है और ये उसकी रूट्स भी होती है हमारे दांतों के, ठीक है। हमारे जो 4 तरह के दांत हैं उसमें सबसे पहला दांत है हमारा इंसिजर, ये जो बिल्कुल सामने होता है, चौकोर वाला। कनाइन ये जो नुकीला होता है। प्रीमोलर जिसमें 2 जड़ें होती हैं और मोलर जिसमें 3 जड़ें होती हैं। और ये डेंटल फॉर्मूला, अच्छा ये डेंटल फॉर्मूला जो है वो किसी अडल्ट का है, ठीक है। मतलब पहले 2 इंसिजर होंगे, फिर एक कनाइन होगा, फिर 2 प्रीमोलर होंगे, फिर मोलर होंगे। सेम नीचे 2 इंसिजर, 1 कनाइन, सेम इधर 2 इंसिजर, 1 कनाइन। तो इस तरीके से हमारा ये पूरा दांत हो जाता है। तो ये जो पूरी अरेंजमेंट लिखी हुई है, ये लिखी हुई है हमारे हाफ जॉ के अंदर, ठीक है। जैसे शार्क वगैरह है, शार्क वगैरह में क्या होता है जो उनकी हड्डी है ना वही दांत बन रखी होती है, इसलिए वो बहुत ज्यादा भयंकर दांत होता है उसका, ठीक है। अगर यही हम बात करें भाई डेंटल फॉर्मूला बच्चों के अंदर कितना होता है जिनका मिल्की टीथ होता है, तो वो होता है 2102 इसका मतलब देखिए, अगर हम इससे कंपेयर करें तो जो प्री मोलर दांत है, ठीक है, प्री मोलर जो दांत है वो लाइफ में सिर्फ एक ही बार आता है। और अगर मोलर की भी बात करें तो जो लास्ट वाला मोलर है, लास्ट मोलर, ये भी हमारी लाइफ में सिर्फ एक ही बार आता है। बच्चों में ये वाले दांत नहीं होते। और ये जो सबसे लास्ट वाली मोलर होती है इसको विजडम टीथ कहा जाता है। कुछ आम भाषा में इसको अकल दाढ़ कहा जाता है कि भाई मेच्योरिटी के साथ ही आती है। बाकी मेच्योरिटी दांत आने से डिपेंड नहीं करती, तजुर्बे आने से डिपेंड करती है। बहुत से ऐसे लोग होते हैं 40 में भी मेच्योर होते हैं, बहुत से ऐसे लोग भी होते हैं कि 18-20 साल के अंदर भी काफी मेच्योरिटी उनके अंदर आ चुकी होती है। मेच्योरिटी इज नॉट रिलेटेड टू मोलर और प्रीमोलर, एक्चुअली रिलेटेड टू द एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ। चलिए बात करते हैं हमारी जीभ की, ठीक है। जीभ भी बड़ी अजीब ऑर्गन होती है हमारी, ठीक है। तो ये मूवेबल है, मस्कुलर है, ठीक है। और इसके अंदर क्या होती है, टेस्ट बड्स। और टेस्ट बड के अंदर होती है पेपिलाई, और उन पेपिलाई की वजह से हमें पता चलता है कि हम किसी चीज को जो है कैसे मतलब टेस्ट कर सकते हैं। इसका भी कुछ मेजर काम है, जैसे कि भाई ये सलाइवा के साथ फूड को अच्छी तरीके से मिक्स कर देता है, ठीक है। इसके अलावा बोलने में हेल्प करता है और हमारे दांतों की सफाई रखने में हेल्प करता है। कैसे, जैसे अगर मान लो हमारे दांतों में कुछ फंस जाए तो हमारी जीभ बेचैन हो जाती है जब तक कि वो उसे वहां से निकाल ना दे। जीभ खुद बेचैन रहती है, हाथों को तकलीफ देती है, टूथपिक का हम सहारा लेते हैं जो कि यूजुअली नहीं लेना चाहिए, ठीक है। उससे दांतों में गैप और बढ़ जाता है। पर फिर भी ये जब तक निकाल नहीं देती तो शांत बैठती नहीं है। फिर भी हमारे दांत बदतमीज होते हैं, ये कभी कभी क्या करते हैं अपनी ही जीभ को काट लेते हैं, जो उनका अपना ख्याल रखे उसको ही काट लेते हैं। चलिए कोई नहीं, क्या ये हमारी जीभ का स्ट्रक्चर और कौन सा टेस्ट कहाँ पर है उसके बारे में लिखा हुआ है। जैसे बिल्कुल सबसे अंदर की तरफ होता है बिटर, सोर, सॉल्टी और स्वीट, ठीक है। वो होता है ना खट्टा, दिखते हैं कान में झंझनाहट सी होती है क्योंकि टेस्ट बड़ी वहीं लगे हुए हैं। अच्छा बीच में एक और टेस्ट है जिसको कहा जाता है उमामी, ये फिफ्थ टेस्ट है, सेवरी या मीठी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। अदर तो 22 4 टेस्ट ही कंसिडर किए जाते हैं। अगली बात करते हैं हमारे माउथ के अंदर मौजूद सलाइवरी ग्लैंड्स की, ठीक है। देखो मेजर 3 पेयर्स होती है, माइनर बतेरी होती है, ठीक है। तो ये सारे के सारे पेयर में, तो पैरोटिड कान के पास होती है, सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर ये जॉ के पास होते हैं, लिंगुअल टंग के पास होते हैं। देखिए ये जो मैक्सिलरी वर्ड है ना ये हमेशा अपर जॉ के लिए इस्तेमाल होता है, मैंडिबुलर जो है ये लोअर जॉ के लिए इस्तेमाल होता है, लिंगुअल वर्ड हमेशा टंग के लिए इस्तेमाल होता है। तो बायोलॉजी में अगर हमें वर्ड का थोड़ा मतलब पता है तो बायोलॉजी पढ़ना समझना जो है हमारे लिए काफी इजी हो जाती है। चलिए अगला है हमारी सलाइवरी ग्लैंड्स, क्या प्रोड्यूस करती हैं, सलाइवा। हम दिन भर में 650 ml के आसपास जो है सलाइवा प्रोड्यूस कर देते हैं, बनता रहता है, चलता रहता है, बनता रहता है, चलता रहता है। अब सलाइवरी ग्लैंड जो सलाइवा प्रोड्यूस कर रही है इसके अंदर बहुत सारा वाटर होता है, लाइसोजाइम होता है, लाइसोजाइम जो है एंटीबैक्टीरियल है, ठीक है। इसमें कई सारे आयंस होते हैं और एक एंजाइम होता है टाइलिन नाम का। अच्छा इसके अलावा एक और चीज बताया तो एक एंटीबॉडी IgA ये भी हमारे सलाइवा के अंदर पाई जाती है। एंटीबॉडीज वो चीज होती है जो बीमारियों से लड़ने में हमारी मदद करती है। तो ये जो सलाइवरी अमाइलेज है एंजाइम टाइलिन, इसका जो काम होता है ये होता है कि ये स्टार्च को डाइजेस्ट करता है माल्टोज में और आइसो माल्टोज में। नेक्स्ट हमारा पार्ट है ईसोफेगस। ईसोफेगस जो है इसको हम कॉमनली क्या कह देते हैं, फूड पाइप कह देते हैं, ठीक है। इसके अंदर कोई भी खुद का एंजाइम नहीं होता, ये सिर्फ क्या करता है खाने को मुंह से स्टमक के थ्रू
मतलब वो कर देता है, लेकर के जाता है। जो मूवमेंट यहाँ पर परफॉर्म हो रही होती है फूड की, इसको कहा जाता है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। जैसे मान लो ये हमारा ईसोफेगस है और यहाँ पर है हमारा फूड पार्टिकल, ठीक है। अच्छा एक और चीज बताया तो, जब हम खाना खा रहे होते हैं तो माउथ चबा चबा के ना उनको ऐसे छोटी छोटी गोलियों में कन्वर्ट कर देता है। इनके ऊपर सलाइवा कोटेड है। इन गोलियों को बोलस कहा जाता है। फिर ये बोलस को क्या किया जाता है, निगला जाता है। निगलने की प्रोसेस को कहा जाता है स्वेलोइंग, मोर करेक्टली डिग्लिटिशन, ठीक है। और जब हम इसको निगल रहे होते हैं ना, तो एक स्ट्रक्चर होती है हमारी एपिग्लोटिस नाम की। एपिग्लोटिस क्या करती है, हमारी विंड पाइप को कवर कर लेती है और जो खाना होता है वो सीधा हमारा फूड पाइप के अंदर जाता है। तो एपिग्लोटिस खाने को या फिर इस बोलस को ट्रैकिया के अंदर एंटर करने से बचाने का काम करती है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये जो है इसमें काफी ज्यादा इन्वॉल्व है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। एपिग्लोटिस जो है ये किस चीज का काम कर रही है, एपिग्लोटिस फूड की एंट्री को ट्रैकिया में जाने से रोकने का काम करती है, ठीक है। चलिए, और इसके पास खुद का कोई एंजाइम तो है नहीं। अच्छा एपिग्लोटिस मैंने लिख दिया है कि ये ग्लोटिस को कवर करता है ताकि जो फूड की एंट्री है वो ट्रैकिया के अंदर ना चली जाए। चलिए, ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको ध्यान रखिएगा, इसलिए इसको हाईलाइट कर देता हूँ। इसके बाद है हमारा स्टमक। हमारा स्टमक जो होता है जे शेप होता है या आप इसको सी शेप कह सकते हो। इसके अंदर खाना जो है 4 से 6 घंटे तक पड़ा रहता है, ठीक है। एक और चीज बताया तुम, जैसे कि अगर मान लो ये हमारा स्टमक है, ठीक है, तो यहाँ पर ना कुछ स्फिंक्टर्स लगे होते हैं, ठीक है। इस वाले स्फिंक्टर को कहा जाता है कार्डियक स्फिंक्टर। ये जो कार्डियक स्फिंक्टर है ये क्या करता है, एक बार खाना अगर स्टमक में आ गया तो उसको वापस जाने से रोकता है। इस वाले स्फिंक्टर को पाइलोरिक स्फिंक्टर कहा जाता है। ये अगर खाना ड्यूडेनम या छोटी आंत में आ जाए तो उसको वापस जाने से रोकता है। कहीं भी अगर स्फिंक्टर वर्ड लगा हो तो समझ जाना कि ये खाने के बैक फ्लो को रोकने का काम करता है, ठीक है। अब हमारे स्टमक में 3 तरीके की सेल्स होती हैं। ऑक्जेंटिक, जिसे पैराइटल सेल्स भी कहा जाता है, म्यूकस नेक सेल या जाइमोजेनिक सेल, जिन्हें चीफ सेल भी कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, जो ऑक्जेंटिक सेल है ये प्रोड्यूस करते हैं यहाँ पर HCl। म्यूकस नेक सेल यहाँ पर म्यूकस प्रोड्यूस करती हैं और प्रोड्यूस करती हैं एक एक्सट्रिंसिक फैक्टर। ये जो एक्सट्रिंसिक फैक्टर है ये हमारे इंटेस्टाइन में बनने वाले विटामिन B12 को एब्जॉर्ब कर लेने का काम करता है, ठीक है। और तीसरी सेल्स हैं जो पेप्सिनोजेन एंजाइम प्रोड्यूस कर रही होती है। तो पहले हम एक एक करके इनके फंक्शंस पढ़ते हैं। ये जो HCl होता है इसका काम सबसे पहला क्या है, ये जम्स को मारने का काम करता है। वो जम्स जो खाने के साथ या सलाइवा के साथ बॉडी के अंदर आ गए। देखो ऐसा नहीं कि सलाइवा के पास जम्स को मारने की एबिलिटी नहीं है, बिल्कुल है। इसके पास लाइसोजाइम है जो एंटीबैक्टीरियल है, IgA एंटीबॉडी है। पर फिर भी अगर कोई इनको चकमा देकर अंदर आ गया तो उसके लिए यहाँ पर बैठा होता है HCl। HCl बहुत ज्यादा एसिडिक होता है, करीब 1.3 के आसपास इसका pH होता है। तो ये किसी भी जम्स को क्या कर सकता है, खत्म कर सकता है, ठीक है। अब HCl के कुछ काम है, जैसे कि तो जम्स को मार दिया। इसके अलावा जो हमारा पेप्सिनोजन है ये इनएक्टिव फॉर्म में सिक्रेट होता है। HCl क्या करता है, इसको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम कर रहा होता है। इसके अलावा पेप्सिन को एसिडिक मीडियम में ये काम करवाने में मदद करता है। एक चीज हमेशा याद रखना, हमारी बॉडी में प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम होगा जितना भी प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम होता है वो ज्यादातर इनएक्टिव फॉर्म में ही सिक्रेट किया जाता है, क्योंकि हमारी खुद की जो सेल मेम्ब्रेन है वो भी प्रोटीन की बनी है। तो एंजाइम उसे ही ना डाइजेस्ट कर दे, इसलिए इसको कैसे भेजा जाता है, इनएक्टिव फॉर्म में। और जरूरत पड़ने पर इसको एक्टिव फॉर्म के अंदर जो है कन्वर्ट कर लिया जाता है किसी ना किसी तरीके से। अब जो म्यूकस है ये क्या करता है, स्टमक की जो लाइनिंग है उसको इस HCl से बचा। देखो HCl बहुत भयंकर वाला एसिड होता है, अगर इसको फर्श पे भी गिरा दे तो उसमें भी जलावट कर देगा ये। तो ऐसे भयानक एसिड से हमारे स्टमक को बचाने के लिए क्या है, हमारे पास म्यूकस है। इसके अलावा एक और चीज बताऊं आपको, जैसे कभी आपने ये नाम सुना हो, इट्स म्यूकस एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। हमारी पूरी बॉडी का 50% तक इम्यून सिस्टम इन्होंने ही बना रखा होता है, म्यूकस ने। बाकी म्यूकस हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में होता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में होता है, यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट में भी होता है। अब बात करते हैं पेप्सिन की। इसका काम है प्रोटीन का डाइजेशन करना और ये प्रोटीन को प्रोटियोज में और पेप्टोन्स के अंदर कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं हमारे लीवर और गॉल ब्लैडर की। देखिए लीवर जो है हमारी बॉडी की सबसे बड़ी ग्लैंड है। देखिए लार्जेस्ट ग्लैंड है और बिजिएस्ट ऑर्गन है। अगर कभी पूछा जाए कि लार्जेस्ट ऑर्गन कौन है, तो लार्जेस्ट ऑर्गन हमारी स्किन होती है, ठीक है। लार्जेस्ट ऑर्गन स्किन होती है, बट लार्जेस्ट ग्लैंड ये होती है हमारी लीवर। हमारे लीवर साइड में कुछ इस तरीके का होता है और लीवर के जो है ऐसे 2 लोब्स होते हैं। ये पार्टीशन है, एक राइट लोब हो जाता है और एक लेफ्ट लोब हो जाता है।
अब लीवर हमारा इतने काम करता है कि अगर हम इसके काम की लिस्ट बनाएं तो बस लिस्ट ही बनाते रह जाएंगे, इतने सारे काम करता है हमारा लीवर। ठीक है, तो लीवर को हेल्दी रखना बहुत जरूरी होता है। शुगर्स और अल्कोहल वो चीजें हैं जिसको हमारा लीवर बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। ठीक है, सो अवॉइड देम। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे लीवर का काम जो पढ़ते हैं वो है कि लीवर हमारा बाइल बनाता है। ठीक है, बाइल जूस बनाता है और बाइल जूस बना बना के कहाँ भेज देता है, गॉल ब्लैडर में भेज देता है। गॉल ब्लैडर ग्रीन कलर का होता है, ये हमारे बाइल को एनरिच करता है, कंसंट्रेट करता है, मतलब उसकी पावर को और ज्यादा इनहेंस करने का काम करता है। ठीक है, इसके अलावा लीवर और भी कई सारे काम करता है, जैसे कि हमारा हीमोग्लोबिन बनाने का काम इसी का ही होता है। बॉडी में जो कोलेस्ट्रॉल बनता है वो भी इसका काम होता है। देखिए, कोलेस्ट्रॉल होना बहुत जरूरी है, वो सारा कोलेस्ट्रॉल गुड कोलेस्ट्रॉल कहलाता है। जैसे आपने सुना होगा कि सनलाइट से हमें एक विटामिन मिलती है, विटामिन डी। पर क्या आपको पता है कि अगर स्किन के अंदर कोलेस्ट्रॉल ना हो तो विटामिन डी हम नहीं ले पाएंगे, चाहे कितना भी धूप में बैठ जाए। तो स्किन के अंदर जो मौजूद कोलेस्ट्रॉल होता है, इसकी मदद से ही जो है विटामिन डी हम एब्जॉर्ब कर पा रहे होते हैं। तो कोलेस्ट्रॉल हमारी सेल मेम्ब्रेन के अंदर भी पाया जाता है, मेम्ब्रेन की प्रॉपर वर्किंग और पोटेंशियल के लिए भी बहुत जरूरी होता है। और इतना कोलेस्ट्रॉल हमारा लीवर बना लेता है खाने पीने के साथ। हम जो बाहर से कोलेस्ट्रॉल कंज्यूम कर रहे होते हैं ना, वो वाला खराब होता है, ये गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, और जो बाहर से आ रहा है वो सारा बैड कोलेस्ट्रॉल होता है। इसके अलावा ये ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देता है ग्लाइकोजन में, और जो ग्लाइकोजन है ये हमारा रिजर्व फूड होता है। ठीक है, हमारी बॉडी में जो रिजर्व फूड होता है हमारे मसल्स के अंदर और स्किन के अंदर, वो किस फॉर्म में होता है, ग्लाइकोजन। इसके अलावा डिटॉक्सिफिकेशन का भी काम यहाँ पर चल रहा है। कोई भी अल्कोहल कंज्यूम किया गया है या कोई मेडिसिन ड्रग वगैरह कंज्यूम किया गया, तो उस सबको डिटॉक्सिफाई करने का काम जो है हमारा लीवर करता है। लीवर हमारा और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम है जो करता है, जैसे विटामिन को सिंथेसिस करने का काम, कुछ विटामिन का एब्जॉर्प्शन करने का काम, ठीक है, हीमोग्लोबिन बना दिया। इसके अलावा जब एक आरबीसी मर जाती है तो उसको डिग्रेड कर देने का काम भी यही कर रहा होता है हमारा लीवर। और भी बहुत से प्रोसेस जो है हमारा लीवर कर रहा होता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम बाइल की एक बहुत इंपॉर्टेंट बात देखते हैं। यहाँ लिखा है कि बाइल जूस जो है उसमें खुद का कोई भी एंजाइम नहीं होता, पर फिर भी वो डाइजेशन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि वो फैट का इमल्सिफिकेशन कर रहा होता है। फैट के इमल्सिफिकेशन का मतलब है कि फैट की बड़ी बड़ी गोलियों को फैट की छोटी छोटी गोलियों में कन्वर्ट कर देना क्या कहलाता है, इमल्सिफिकेशन कहलाता है। ठीक है, इसके बाद अगला है हमारा पेनक्रियास। पेनक्रियास जस्ट हमारे स्टमक के नीचे ही होता है। ठीक है, तो पेनक्रियास हमारी एक हेट्रोक्राइन ग्लैंड है, मतलब ये एंजाइम भी बनाती है और हार्मोन भी बनाती है। एंजाइम बन रहे हैं यहाँ से ट्रिप्सिन, लिपेज और अमाइलेज। इसके अलावा यहाँ न्यूक्लियस एंजाइम भी बनते हैं जो डीएनए और आरएनए को डाइजेस्ट करते हैं। ठीक है, ट्रिप्सिन प्रोटीन डाइजेशन, फैट डाइजेशन, और ये कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन। ठीक है, और पेनक्रियाटिक जूस जो है यहाँ पर वो स्टमक से जो एसिडिक फूड आ रहा है उसको यहाँ पर न्यूट्रलाइज भी कर देता है। अच्छा, एक और चीज बताए तो कि ये जो हमारे स्टमक के अंदर एसिडिक फूड हो चुका होगा, इस एसिडिक फूड को काइल नाम दिया जाता है। काइल इज एसिडिक फूड इन आवर स्टमक, मतलब पहले बोलस था फिर काइल था, इंटेस्टाइन में जाके इसको काइम कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे इसके काम होगा। इसके अलावा लीवर, गॉल ब्लैडर और पेनक्री, ये सारा का सारा अपना जो सिक्रेशन है कहाँ डाल देते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर डाल देते हैं। कैसे डालता है वो आपको बताता हूँ। ठीक है, जैसे कि भाई ये मान के चलिए आप हमारा लीवर हो गया। एक सेकंड। ठीक है, ये जो है हमारा लीवर हो गया। अब हमारे लीवर से दो डक्ट्स निकलती हैं। ठीक है, यहाँ पर ये एक डक्ट है, इसको कहा जाता है राइट हिपैटिक डक्ट। इस वाले को कहा जाता है लेफ्ट हिपैटिक डक्ट। और ये दोनों यहाँ पर आके हो जाते हैं कंबाइन, इसको कहा जाता है कॉमन हिपैटिक डक्ट। कॉमन हिपैटिक डक्ट। अब हमारे लीवर के ही अंदर ग्रीन कलर का गॉल ब्लैडर होता है। गॉल ब्लैडर से जो डक्ट हमारी निकल कर आती है, इस डक्ट को कहा जाता है सिस्टिक डक्ट। ये डक्ट जो है यहाँ पर आके लीवर की डक्ट के साथ कंबाइन हो जाती है। ठीक है, अब जब ये लीवर की डक्ट के साथ कंबाइन हो गई है तो इसको कहा जाता है कॉमन बाइल डक्ट। ठीक है, अब यहीं पर नीचे की तरफ हमारा होता है पेनक्रियास। तो अब पेनक्रियास से जो डक्ट आती है इसको नाम दिया जाता है पेनक्रियाटिक डक्ट। अब पेनक्रियाटिक डक्ट इस डक्ट के साथ हो जाएगी कंबाइन, और अब इस डक्ट को नाम दिया जाता है
हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट। अब ये जाके खुलती है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम वाले पार्ट के अंदर। ठीक है, इस तरीके से सारा ही जो सिक्रेशन है एक साथ जाता है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, तो इसीलिए इन स्मॉल इंटेस्टाइन को मेजर साइट या मेन साइट कहा जाता है डाइजेशन की और एब्जॉर्प्शन। तो डाइजेशन की क्यों, वो समझ में आ गई, सभी जो एंजाइम है वो यही आ रहे हैं, इसने खुद भी अपने एंजाइम छोड़े होंगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन को स्मॉल क्यों कहा जाता है। देखा जाए तो बॉडी का लॉन्गेस्ट पार्ट है, लॉन्गेस्ट पार्ट। पर स्मॉल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका डायमीटर क्या होता है, काफी स्मॉल डायमीटर, 22 फीट करीब की हो सकते हैं ऑन एवरेज। पर लेंथ की वजह से इसको स्मॉल नहीं करेंगे, इसके डायमीटर की वजह से इसे कहा जा रहा है स्मॉल कहा जा रहा है। ठीक है, अब इंटेस्टाइन जो प्रोड्यूस करती है उसको कहा जाता है इंटेस्टाइनल जूस, मोर करेक्टली सक्कस एंटेरिकस। ये जो एंटेरो वर्ड होता है ये हमेशा स्मॉल इंटेस्टाइन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो इट इज मेन साइट ऑफ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। भाई जिस भी चीज को डाइजेस्ट करना हो हमारी इंटेस्टाइन वो सारे एंजाइम जो है प्रोड्यूस कर सकते हैं सिवाय एक एंजाइम के। वो एक एंजाइम जो हमारी इंटेस्टाइन प्रोड्यूस नहीं कर सकती, वो एक लौता एंजाइम है हमारा सेल्यूलेज। मतलब हम लोग सेल्यूलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते, बाकी हर चीज को जो है डाइजेस्ट कर सकते हैं। और इंटेस्टाइन जो जूस प्रोड्यूस करती है दैट सक्कस एंटेरिकस। ठीक है, अब बात करते हैं एब्जॉर्प्शन के लिए। एब्जॉर्प्शन के लिए हमारे इंटेस्टाइन के पास ऐसी कुछ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं। इन फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स को कहा जाता है विलाई या फिर माइक्रोविलाई। ठीक है, ये एब्जॉर्प्शन के लिए, सॉरी डाइजेशन नहीं, ये एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया को बढ़ा देने का काम करते हैं। ठीक है, दे इंक्रीजेस द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन, ताकि एब्जॉर्प्शन अच्छे से हो पाए। इन्हीं विलाई के पास जो है ब्लड वेसल्स का भी क्या है, बहुत कॉम्पैक्ट नेटवर्क होता है। ठीक है, जिसमें मतलब ब्लड फ्लो कर रहा है तो जैसे ही खाना एब्जॉर्ब होगा वो ब्लड के अंदर डाल दिया जाएगा। ठीक है, अब हमारे स्मॉल जो इंटेस्टाइन है इसके होते हैं तीन पार्ट। सबसे पहला ड्यूडेनम, जेजुनम और फिर इलियम। अच्छा एक और चीज बता देता हूँ, ILIUM, इलियम, इन दोनों में सिर्फ ई और आई का फर्क होता है। पर ये हमारे इंटेस्टाइन का पार्ट है और ये हमारी एक बोन होती है जो हमारे पेल्विक गर्डल में पाई जाती है। पेल्विक गर्डल मतलब जहाँ से हमारे लेग्स कनेक्टेड है उस एरिया को पेल्विक गर्डल कहा जाता है, उसकी एक बोन होती है इलियम। ठीक है, लास्टली लार्ज इंटेस्टाइन, इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि भाई इसका बहुत बड़ा डायमीटर होता है, लेंथ थोड़ी छोटी होती है। ठीक है, अब लार्ज इंटेस्टाइन के भी तीन पार्ट होते हैं। अब वो तीन पार्ट किस तरीके से बने होते हैं वो आपको बताता हूँ। जैसे कि ये हमारी लार्ज इंटेस्टाइन कुछ इस तरीके की होती है, यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन का एंट्री होता है इस तरीके का। तो ये जो चौड़ा वाला पार्ट है ना, इस पार्ट को कहा जाता है कोलॉन। ठीक है, यहाँ होता है रेक्टम और इसके अंदर एक और पार्ट होता है जिसको कहा जाता है सीकम, इस तरीके से। तो कोलोन के अंदर क्या होता है, पानी का एब्जॉर्प्शन होता है। इसके अलावा जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो यहाँ पर ट्रेवल कर रहा होता है और यहीं पर ही फीसेस की फॉर्मेशन हो रही होती है। जो रेक्टम वाला पार्ट है यहाँ पर जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट होता है, जो फीसेस होती है वो स्टोर होती है जब तक कि हम उसको निकाल नहीं देते। और जो सीकम पार्ट होता है इसके अंदर कुछ गुड बैक्टीरिया होते हैं जो कि हमको क्या प्रोवाइड कराते हैं, विटामिन B12। इसको यहाँ से एब्जॉर्ब कराने का जो फैक्टर है वो हमारे स्टमक जो है प्रोड्यूस करता है, एक्सटेंसिव फैक्टर, और इसको इंटेंसिव फैक्टर भी कहा जाता है। अगर विटामिन B12 के केमिकल नेम की बात करें तो विटामिन B12 का केमिकल नेम होता है साइनोकोबैलामिन, ये इसका केमिकल नेम होता है। ठीक है, और फिर लास्टली इनस। ठीक है, एनस से जो है फीसेस को बाहर निकाला जाता है, इस प्रोसेस को जो है डेफिकेशन कहा जाता है। तो ये हमारा न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस या न्यूट्रिशन इन एनिमल्स जो है कंप्लीट है। बाकी फिर हम करते हैं एक अगला जिसको कहा जाएगा रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस। तो आज के लेक्चर के लिए हम बस इतना ही रहने देते हैं, बाकी करते हैं अगली बार में।